हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, आज के इस अंक में हम घातांक पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि घातांक क्या होते हैं और घातांक के रूप में हम किसी भी संख्या को कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, जो घातांक होते हैं, जब हम किसी संख्या को सूक्ष्म रूप में लिखना चाहते हैं तो हम घातांकी रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसे अगर हम घातांकी रूप में लिखेंगे तो 5 के ऊपर 3 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि 5 यहाँ 3 बार आया है, तो इसे हम 5 के ऊपर 3 लेकर के व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसे पढ़ेंगे क्या, तो 5 के ऊपर जो 3 लिखा हुआ है इसे हम पढ़ेंगे 5 की घात 3। इसे हम पढ़ेंगे 5 की घात 3, या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 5 टू द पावर 3। इस तरीके से पढ़ते हैं, 5 टू द पावर 3 या 5 की घात 3 पढ़ते हैं। तो ये घात है क्या बच्चों, जो किसी भी संख्या के ऊपर लिखी जाती है वो घात होती है। जैसे हमने 5 टू पावर 3 लिखा या 5 की घात में 3 लिखा, तो इस 5 को क्या कहेंगे, इस 5 को हम यहाँ पर आधार कहते हैं, और इसके ऊपर जो संख्या लिखी जाती है इसे हम कहते हैं घात। ठीक है, और किसी भी संख्या को इस रूप में लिखना ये घातांकीय रूप कहलाता है। ये कहलाता है घातांकीय रूप। बच्चों, आपने देखा होगा विज्ञान की किताब में, भौतिक विज्ञान में, कि किसी भी संख्या को इस रूप में लिखा गया है, इस तरीके से 10 की घात 5 या -5 या 10 टू पावर -6 इस रूप में लिखा गया है। तो ये भी हमारी संख्याएं ही होती हैं। इनको सूक्ष्म रूप में लिखने के लिए हम इस तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं, और इसे हम यदि हम किसी संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये जो है संख्या का मानक रूप है। ठीक है, मानक रूप हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि अगले वीडियो में या किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। अभी हम केवल घातांक की बात करेंगे और उनसे संबंधित कुछ नियमों को समझेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे, घातांक के आधार पर कौन कौन से प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आइए सबसे पहले हम कुछ नियमों को जान लें, घातांक के क्या नियम हैं। तो बच्चों, हम बात करेंगे घातांक के नियमों के बारे में, तो एक एक करके मैं समझाता जाऊंगा, आप इसे चाहें तो नोट करते जाएं। पहला नियम है कि यदि किसी भी संख्या की घात में m दिया हुआ है और साथ में उसी संख्या की घात में n दिया गया है और इनका आपस में गुणा किया जाता है, तो गुणा करते समय हम क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। यहाँ पर a कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है और m कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है और n भी कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो इस तरीके का यदि आपको मिलता है जिनमें आधार समान है और गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करते समय इनके घातों को हम जोड़ लेते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है इसी नियम पर आधारित, जो हमने गुणा का चिन्ह लगाया था। यहाँ पर यदि भाग का चिन्ह होगा तो a घाते m भागे a घाते n बराबर हो जाएगा a की घात m माइनस n। यानी गुणा करते समय हम घातों को जोड़ते हैं और भाग देते समय घातों को घटाते हैं, और ये नियम तभी लागू होगा जब दोनों आधार क्या हो, बराबर। जैसे यहाँ पर a है और यहाँ भी a है, ये दोनों समान है। और विभिन्न अगर घाते होंगे, विभिन्न आधार होंगे, जैसे यहाँ पर a हो गया और यहाँ पर b हो गया, तो यह नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, अगला नियम है कि यदि किसी भी संख्या की घात, ये संख्या हमारी x है और इसकी घात में हमने 0 कर दिया, तो इसका मान 1 हो जाता है। यहाँ पर x कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, कोई ऋणात्मक संख्या, कोई भिन्नात्मक संख्या, कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अगला नियम है कि यदि किसी भी संख्या की घात पे घात के ऊपर घात लगाया गया हो, जैसे यहाँ पर a की घात में पहले से m है और उसके ऊपर भी n लगा दिया गया है, यानी पावर के ऊपर भी पावर लगाया गया है,
तो यहाँ पर घातों का गुणा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा a के पावर में m गुणे n, और ये हो जाएगा a टू पावर m इंटू n mn। ठीक है, ये आपका चौथा नियम था। अगला नियम है, यदि दो संख्याओं के गुणनफल में एक ही घात लगाई गई हो तो उनको अलग अलग घातांकों के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है इस प्रकार से, यानी a गुणे b घात n बराबर a घात n गुणे b घात n। अगला नियम है, जो यहाँ पर आपने गुणन किया था, अब यदि यहाँ पर भाग दे दिया जाए और घात समान हो तो इसे भी अलग अलग घात के रूप में लिखा जा सकता है, a की घात n अपॉन b की घात n। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि a बटे b की घात ऋणात्मक हो तो इस घात को धनात्मक करने के लिए हमें इस संख्या का व्युत्क्रम लेना होगा, यानी a बटे b को यदि हम b बटे a कर दें तो इसकी घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। यहाँ जो माइनस m लिखा गया था यहाँ क्या हो गया, अब ये प्लस m हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये नियम नोट कर लेंगे, कुछ एक दो नियम और हैं, इन्हें भी मैं बताता हूँ। अगला नियम है, a टू पावर m होल टू पावर 1 बाई n इक्वल टू a टू पावर 1 बाई n पावर m, या इसे a टू पावर m बाई n करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि घात के ऊपर घात है तो घात का गुणा तो हो रहा है, साथ में घातों के गुणन को हम आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि उनके क्रम को बदल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि a गुणे b करें तो इसका मान b गुणे a के बराबर आता है। तो m गुणे 1 बटे n का जो मान है वो 1 बटे n गुणे n के बराबर होगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में यदि 5 की घात में 2 और इसकी भी घात में 1 बटे 3 दिया गया है तो इसे हम 5 की घात 1 बटे 3 और पूरे की घात 2 करके लिख सकते हैं, और इस पूरे का मान हो जाएगा 5 की घात में 2 बटे 3, या हम ये कहने कि 5 की घात 2 बटे 3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ घातांक के नियम थे। आइए बच्चों कुछ उदाहरण द्वारा इन नियमों को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे इनका प्रयोग हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 हम ले रहे हैं, पहला उदाहरण, यदि हमें दिया गया है 5 की घात 5 और गुणे 5 की घात 1, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप देख रहे हैं दोनों की आधार समान है और घात अलग अलग है, और आप क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो हमने बताया था जब a की घात m और गुणे a की घात n होता है तो ये क्या हो जाता है, a की घात m प्लस n हो जाता है, यानी घातांक जुड़ जाएंगे। तो जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसमें 5 की घात 5 और 1 को हम जोड़ देंगे, ये मिल जाएगा 5 की घात 6, तो ये इसका मान हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, -6 टू द पावर -4 इंटू -6 टू द पावर -7, इसका मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ भी आप देख रहे हैं आधार समान है और गुणन की क्रिया हो रही है, तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ेंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा सा अलग ले लिया है, घातों को ऋणात्मक लिया है ताकि इस प्रक्रिया को भी आप आसानी से समझ सके। तो हमें क्या करना है, -4 में -7 को जोड़ना है। ठीक है, तो -6 टू द पावर क्या हो जाएगा, -4 और -7 जोड़ करके -11 हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा। और यहाँ पर यदि आप इसको -11 को +11 करना चाहते हैं तो ये जो कोष्ठक के अंदर -6 लिखा हुआ है इसका व्युत्क्रम लेना पड़ेगा। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा -1/6 और पावर अब क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, यानी ये +11 हो गया। तो इस तरीके से इसको सरल कर सकते हैं, यह भी मान सही है और यह भी मान सही है। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। अगला उदाहरण हमने लिया है भाग की क्रिया को समझाने के लिए, जैसे 10 टू पावर -5
डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -3 है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं आधार दोनों का 10 है और घातांक अलग अलग है और कौन सी क्रिया हो रही है, भाग की क्रिया। तो हमने आपको समझाया था a टू पावर m डिवाइडेड बाई a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m माइनस n। तो यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ पर घात को घटाना पड़ेगा। तो इसका मान हो जाएगा 10 टू पावर -5 और इसमें से क्या घटाना है, -3 को घटाना है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 10 टू पावर -5 प्लस 3। तो इसका मान क्या हो गया, 10 टू पावर -3 और +5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -2, या इसे 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर ओपन करेंगे खोलेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 10 का वर्ग 100, 1/100 इसका मान हो जाएगा। अगले उदाहरण में जैसे अगर आपको संख्या दी गई है 1/8 और इसमें 5 की घात -3 का गुणा करना हो और कहा जाए इसको घातांकीय रूप को सरल करें और लिखें। घातांकीय रूप को सरल करें। तो यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें घात के रूप में संख्या दी गई है और इसके घात को हमें हल करके हटा देना है और इसका एक मान प्राप्त कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 1/8 और 5 की घात में -3 है और अगर 5 का व्युत्क्रम करें तो क्या होगा, 1/5 और घात क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ठीक है, और इसे हम सरल कर लेंगे तो ये 1 की घात 3 1 आ जाएगा और 5 की घात में 3 125 आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, अब गुणा कर लेंगे अंश का अंश में और हर का हर में। 125 × 8 करने पर हमें क्या मिलता है, 1000 मिल जाता है। तो इस संख्या का जो हमें प्रश्न दिया गया था इसका जो मान आया वो 1/1000 के रूप में प्राप्त हो गया। आइए कुछ और उदाहरण समझते हैं। अगला उदाहरण हमने लिया है 5 टू पावर 0 प्लस 2 टू पावर 2 प्लस 4 टू पावर 0 प्लस 7 टू पावर 1 माइनस 3 टू पावर 1। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमने आपको बताया था किसी भी संख्या की घात में यदि हम शून्य करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो 5 टू पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई और 2 का पावर 2 है यानी 2 की घात 2, 2 को 2 बार गुणा करना है तो 2 दूना 4 मिलेगा। फिर से 4 की घात में शून्य है, मान क्या आया, 1 और प्लस 7 की घात में 1 है तो इसका मान 7 हो जाएगा और -3 की घात में 1 है तो इसका मान 3 हो गया। अब हम जो भागो योग का नियम होता है उस क्रिया को ही, उस नियम को ही अपनाएंगे यहाँ पर। तो हमें सभी धनात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ लेना है और उसमें से ऋणात्मक संख्या को घटा लेना है। तो 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 1 13, यहाँ मिल गया 13, 13 -3 और इसका मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आप कर लेंगे। कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे संख्या दी गई है 15 की घात में 3 बटे 5 की घात में 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है और हम कौन सा नियम अपनाएंगे ये हमें सोचना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखें, हमने आपको बताया है a की घात में 3 या a की घात में m अगर दिया है और बटे b की घात में m दिया है तो इन्हें हम a बटे b की घात में m के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न में 15 की घात भी 3 है और 5 की घात भी 3 है यानी दोनों की घात समान है। तो इन्हें हम एक ही कोष्ठक में 15 बटे 5 करके लिखेंगे और पूरे की घात क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इसे सरल कर ले, 5 3 15 यानी कोष्ठक के अंदर क्या बचा, 3 और 3 की घात में क्या है, 3, तो ये हो जाएगा 27। 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 27। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए बच्चों अब करणी के बारे में जानते हैं कि करणी क्या होती है। तो बच्चों जो करणी होती है उसे हम इस चिन्ह के रूप में जानते हैं।
ठीक है, ये करड़ी का चिन्ह है। और करड़ी होती क्या है, यदि परिभाषा पूछें तो हम ये बताएंगे कि वे संख्याएं जो अपरिमेय होती हैं, जो अपरिमेय होती हैं और उन्हें भिन्नों या आवर्ती दशमलव भिन्नों या आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है, करड़ी कहते हैं, करड़ी कहलाती हैं। जैसे बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी जिन्हें आप करड़ी कहेंगे। जैसे इस करड़ी के अंदर हमने 3 लिख दिया, तो इसका मान जो है परिमेय नहीं होता है। ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो गई। हमने 5 का घनमूल निकाल लिया, तो ये एक शुद्ध मान नहीं आता है, बल्कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या अशांत अनावर्ती संख्या के रूप में यह प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्याएं करड़ी कहलाती हैं जिनका हम मान परिमेय के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते या इन्हें आवर्ती दशमलव के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, करड़ी के भी कुछ नियम होते हैं, आइए इन्हें भी हम जान लें। तो बच्चों, करड़ी के नियम में पहला नियम यह है कि यदि किसी संख्या, कोई संख्या करड़ी में है और यहाँ उसका nवां मूल है और घात में भी n है, ठीक है, तो इसे हम a टू पावर 1/n और होल टू पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो nवां मूल जैसे इसका वर्गमूल होता तो पावर यहाँ पर 1/2 हो जाता, 1/2 हो जाता। यहाँ घनमूल होता तो यहाँ पर हम क्या करते, 1/3 लिखते। तो ये nवां मूल है तो इसे हम 1/n लिखेंगे। तो घात के ऊपर घात है तो हम क्या करेंगे, घातों का गुणा करेंगे, यानी 1/n गुणे n, और सरल करने पर ये n इस n से कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो ये आपका पहला नियम है कि nth रूट ऑफ a होल टू पावर n इक्वल टू a, तो वो उसी संख्या के बराबर हो जाता है। यानी इसका मूल और इसका जो घात है अगर समान हो तो इसका मान उसी संख्या के बराबर आ जाएगा। आइए देखें दूसरा जो नियम है, यदि करड़ी में 2 संख्याओं का गुणनफल है और उसमें nवां मूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई nth रूट ऑफ b, यानी a का nवां मूल गुणे b का nवां मूल के अलग अलग गुणनफल के बराबर इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो नियम है वो है कि करड़ी में a का पावर यदि m है और फिर एक करड़ी लगाई गई है और उसका पावर n होगा, तो इसे हम करड़ी में a और यहाँ पर m इंटू n एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, इन नियमों को आप नोट करते जाएं तो आपको आगे के लिए आसानी होगी। कुछ नियम और हैं, आइए उन्हें भी देखें। अगला जो नियम है वो इस प्रकार से है, अंडर रूट a बाई बी nth पावर इक्वल टू nth पावर ऑफ a डिवाइड बाई nth रूट ऑफ b।
तो जो nवां मूल है a बट्टे b का वो a के nवें मूल बट्टे b के nवें मूल के बराबर होगा। तो ये नियम है। इसके बाद एक और नियम है कि यदि nth रूट ऑफ n के पावर में यदि m है तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसे आप सरल करेंगे तो a के पावर में 1 बट्टे n और पूरे के पावर में m आएगा। इसे आप लिख सकते हैं a के पावर में m इंटू 1/n, ठीक है। या इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ a टू पावर m, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ नियम थे जो करणी से संबंधित है। अब बच्चों आइए करणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि इन नियमों का पालन हम कैसे करेंगे और प्रश्नों को कैसे हल कर पाएंगे। बच्चों कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण हमने लिया है 9 टू पावर 28 डिवाइडेड बाई 3 टू पावर 24 का 27 पावर 3 इंटू स्क्वायर रूट 6561, ठीक है। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके मान के लिए आप देख रहे हैं यहाँ 9 है आधार में, यहाँ 3 है, यहाँ 27 है। तो हम क्या करें, सबसे पहले सभी का आधार समान करेंगे। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पावर 28 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 टू पावर 24 का 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं और इसके पावर में भी 3 हो जाएगा गुणे। अब क्या ये 6561 3 के पावर में आता है, तो इसे सरल आप करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे तो ये 3 का पावर 8 आएगा, ठीक है। अब इसे सरल करना है। तो जब हम इसे सरल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जानते हैं बॉड मास रूल। बॉड मास रूल क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ब्रैकेट्स देखते हैं, कोष्ठक। तो यहाँ केवल ये छोटे कोष्ठक दिए गए हैं तो इनको आप आसानी से एक ही बार में खोल सकते हैं। और यहाँ उसके बाद ओ है, ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। तो ब्रैकेट्स ऑफ, तो उसके बाद आपको का को हल करना है। इसके बाद ही आप भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाना की क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ को सरल कर लें। आइए देखें, तो सबसे पहले हम सरल करेंगे ऑफ को, पावर को भी साथ में हल करते जाएंगे। यहाँ 3 की घात में 2 गुणे 28, 28 का 2 गुना कितना होता है 56 डिवाइड 3 टू पावर 24 का, और का की जगह क्या करते हैं, गुणा करते हैं और इसे ही सरल करेंगे। 3 की घात 3 गुणे 3 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 3 की घात 9 गुणे 3 की घात में 8, ठीक है। का को हमने सरल कर लिया। अब यहाँ पर जो का वाला था, वो का वाला यहाँ से यहाँ तक था, इसे हम पहले सरल कर लें। 3 की घात 56 भागे, अब यहाँ पर घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 की घात 24 और 9 को आपको जोड़ना है और गुणे 3 की घात 8। तो 3 की घात में 56 भागे 3 की घात 24 और 9, ये हो जाएगा 33 गुणे 3 की घात 8। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, भाग देना है तो हम घातों को घटा लेंगे। 56 माइनस 33 इंटू 3 टू पावर 8। तो यहाँ घटाने पर 3 टू पावर क्या मिला, 6 माइनस 3 3 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, और गुणा करना है 3 टू पावर 8 से। अब गुणन है और आधार समान है तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। 3 टू पावर 23 प्लस 8, और जोड़ने पर क्या आएगा, 3 की घात में 8 और 3 11, और ये हो जाएगा 31, 3 टू पावर 31। तो इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। आइए कुछ और प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमने लिया है, प्रश्न संख्या 2 ले रहे हैं। m का वह मान ज्ञात कीजिए
m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फाइव टू पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू पावर -3 इक्वल टू 5 टू पावर 5। तो यहाँ 5 का, यहाँ जो m का क्या मान होना चाहिए जिससे कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो जब इसका सलूशन हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष को सरल करेंगे। आप देख रहे हैं बाएं पक्ष में दोनों के आधार 5 हैं, तो क्या हो जाएंगे, घातों को हम घटाएंगे क्योंकि भाग का निशान है। तो m माइनस -3 बराबर 5 टू पावर 5। ये सरल करने पे क्या हो जाएगा, जब माइनस गुणे माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है और यहाँ 5 टू पावर 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों पक्षों में आधार क्या है, 5 है। तो जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना हम कर लेंगे और घातों को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा m + 3 बराबर 5। इस 3 को हम पक्षांतर कर देंगे दाईं ओर, तो m का मान मिल जाएगा 5 - 3 और 5 - 3 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से m का मान मिल गया 2। तो m बराबर 2 वह मान था जिसके लिए ये कथन जो है सत्य होगा। आइए बच्चों कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों अगला उदाहरण है करणी में 2, क्यूब रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 4 में से सबसे बड़ी संख्या कौन से है, में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बच्चों यहाँ पर आपको 3 प्रकार की करणियाँ दी गई हैं, जिसमें एक में वर्गमूल है, दूसरे में घनमूल है और तीसरे में चतुर्थ मूल है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम तुलना तभी कर पाएंगे जब इनके घातों के मान बराबर होंगे, ठीक है। जब इनके जो मूल होंगे वो समान होंगे। जैसे ये करणी में 2 दिया हुआ है तो इसको हम 2 की घात में 1/2 लिख सकते हैं। इसके बाद करणी में 3 और इसका घन मूल है तो इसको हम 3 की घात में 1/3 लिख सकते हैं। और फिर तीसरा जो दिया हुआ है 4 की घात में 4 दिया हुआ है, यानी कि चतुर्थ मूल है, तो 4 टू पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि इनके जो पावर हैं, अगर ये पावर के जो हर हैं वो बराबर हो जाए, यानी कि जो मूल हैं जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये सभी एक ही मूल के होते तो जो संख्या इस करणी के अंदर होती वो संख्या अगर बड़ी है तो वह उसका जो है मूल भी बड़ा आएगा। तो सबसे पहले इसके मूल को हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए ये 2, 3 और 4 का हमें लसा लेना पड़ेगा और 2, 3, 4 का लसा क्या आएगा, 12 आएगा। एलसीएम जो आ गया हमारा ये आ गया 12। अब हमें सबकी घात में क्या करना है, 1/12 लाना है। यहाँ कुछ भी आ जाए लेकिन नीचे क्या आना चाहिए, 12। तो जो ये वाला है पहला वाला, इसे हम क्या लिखेंगे, 2 टू पावर 1/2। 12 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 टू पावर 6/12। इसी प्रकार से 3 टू पावर 1/3 में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो हम गुणा अंश और हर दोनों में ही करेंगे, ठीक है। 3 की घात में ये 4/3 चौके 12 हो गया। और इसी तरीके से 4 टू पावर 1/4 में हमें जो है हर को बराबर करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 की घात में 3/12, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सबके हर में ये जो है 12 मिल गया घात में, ठीक है, 1/12। तो अब जो 2 का पावर में 2 टू पावर आपने 6/12 लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ
2 टू पावर 6। अब इसका मान कितना होगा, 2 की घात 6 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार आप गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और दूना 64। तो ये 12th रूट में क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और जब 3 टू पावर 4/12 को आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12th रूट ऑफ 3 टू पावर 4। 3 टू पावर 4 कितना हो जाता है, 81। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट वाला जो है 4 टू पावर 3/12, फोर टू पावर 3, तो ये 64 ये भी आ गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 64 ये रहा, 64 ये रहा, और सबसे बड़ा क्या आ गया, 81। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई ऑफ 3 का, यानी यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो गई क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, तो इस तरीके से दी गई संख्याओं में जो करड़ी के रूप में है उन्हें आप तुलना करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। बच्चों कुछ प्रश्न सरल करने के लिए भी आते हैं, जैसे 3 टू पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 टू पावर -10 इंटू 3 टू पावर -5 का मान क्या होगा। अब इसे हमें सरल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें आप सरल करेंगे। आधार समान दिए गए हैं और यहाँ भाग किया जा रहा है, तो भाग करते समय हम लोग क्या करते हैं, घातांकों को घटा देते हैं। तो 3 टू पावर -5 -10 ये कोष्ठक की राशि हो गई, और गुणे 3 टू पावर -5, इसे और सरल करने पर 3 टू पावर -5 प्लस 10 गुणे 3 टू पावर -5। यहाँ प्लस क्यों आया बच्चों, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 टू पावर क्या आ गया, -5 प्लस 10 का जो मान आएगा वो +5 आ जाएगा, और यहाँ 3 टू पावर -5 दिया है। फिर से आप देख रहे हैं आधार जो है समान है और गुणा का चिन्ह लगा है, तो आपको इन्हें गुणा करना है, यानी हमें घातों को जोड़ देना है। तो 5 प्लस -5, तो 5 और -5 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो 3 का पावर 0, और किसी भी संख्या की घात में 0 आने का मतलब है कि उसका मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 5वां प्रश्न। एक और प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमने लिया है इस प्रकार से, 11 - 2 करड़ी में 30। ठीक है, ये 30 है, इसे आपको सरल करना है, को सरल कीजिए। तो ये सरल करने के बजाय दिया जा सकता है कि इसका सरलतम मान है, और 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न को सरल करने के लिए हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ आपको 30 दिखाई पड़ रहा है, 30 को हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 6, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, और 5 और 6 में 11 को भी विभक्त कर सकते हैं, तो इसे हम 5 + 6 लिख सकते हैं। 5 + 6 -2 √5 × 6। अब बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं 5 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 5, और इसका वर्ग कर लें तो मान तो वही आएगा, क्योंकि 5 की घात में 1/2 और पावर 2, 1/2 और 2 सरल होकर के ये 5 बन जाएगा। इसी प्रकार से 6 को भी हम करड़ी में 6 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, फिर -2 गुणे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 6, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से लिखा क्यों गया, क्या जरूरत पड़ी है ऐसा लिखने की, तो यहाँ आप देख रहे हैं इस तरीके से लिखने से क्या हो रहा है, यह एक सर्व समीका का रूप ले लेता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यदि हम करड़ी में 5 को a मान लें और करड़ी में 6 को b मान लें, तो यहाँ क्या बन रहा है, a² + b² - 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 - करड़ी में 6 का वर्ग। ठीक है,
अब यहाँ वर्ग है और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। वर्ग और जो करड़ी बनी है वर्गमूल की, इसे हम पावर में 1/2 लिख देंगे। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और क्या मिलेगा, मिल जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 6। तो इस प्रकार से ये सरल हो गया और इसका मान क्या प्राप्त हो गया, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 6। बच्चों इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं और आते भी हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये हमने कुछ करड़ी और घातांक से संबंधित नियम और परिभाषाएं बताई, कुछ उदाहरण के द्वारा ऐसे प्रश्नों को और नियमों का प्रयोग करने की विधियां को आपको सिखाया गया। बच्चों इनका आप अभ्यास जरूर करते रहें और निरंतर इन वीडियोस को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।